वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कहानी जो है माही और सैम की है। सैम यानी इमरान हाशमी और माही यानी निकिता दत्ता। ये दोनों अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी करते हैं और उसी की वजह से माही जो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। फिर दोनों मिलकर के फैसला करते हैं कि मॉरिशस शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ पे एक न्यूक्लियर हब कंपनी में जो है इमरान हाशमी की जॉब लग जाती है और जिसकी वजह से मॉरिशस शिफ्ट होने में काफी आसानी होती है। माही नए घर में पहुंचने के बाद सोचती है कि क्यों ना इसे नए तरह से जो है डेकोर किया जाए, मतलब एक नया इंटीरियर डेकोरेशन किया जाए इसके लिए। अब उस घर का थीम बनाने में लग जाती है। उसमें ये रहता है कि वो बहुत ही एंटिक तरह का घर का थीम देने वाली है, जिसके वजह से एक ऐसे शॉप में पहुंच जाती है जहाँ पे काफी पुराने जमाने की चीजें मिलती है जिसे एंटिक शॉप कहा जाता है। वहाँ चीजें ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ती है डिब्बुक बॉक्स पे, और ये वही बॉक्स है जो कि स्टार्टिंग में मूवी में दिखाया जाता है कि उस शॉप का जो केयर टेकर होता है, नाइट वॉचमैन, उसको अटैक करके जान से मार चुका होता है। अब वही डिब्बुक बॉक्स उठा करके ले आती है अपने घर पे। घर वापस आने के बाद जब उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है माही, तो उस वक्त तक मुझे और आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि ये भी अब मरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है जो कि उस बॉक्स से निकली होती है। अब यहाँ से जो कहानी दिखाई जाती है एकदम नॉर्मल जैसे हॉरर फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़की को जो है बहुत सारी चीजें दिखती है लेकिन हीरो इस चीज से डिनाई करता है, तो ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग रहती है। कहानी की इंटरेस्टिंग पॉइंट कहाँ पे आती है? कहानी में इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब इमरान हाशमी भी इस चीज को बिलीव करने लग जाता है कि इस घर के अंदर में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, और इन सब चीजों को जानने के लिए वो कुछ चीजों को जान लेता है और उसके बाद से पहुंचता है वो प्रीस्ट के पास में, जिनका नाम मैं रखता हूँ तुम बहुत हरामी हो बेटा। उनके पास पहुंचने के बाद पता चलता है कि डिब्बुक बॉक्स एक ऐसा वाइन बॉक्स होता है जिसके अंदर में अनचाहा तरीका या फिर अनचाही आत्मा को जो है कैद किया जाता था और उसको हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। एक तरह से श्राप भी जोड़ सकते हैं इस चीज के साथ में। ये चीज भी प्रीस्ट जो है वहाँ पे क्लियर करते हैं। लेकिन जहाँ तक पोजेस करने की बात है, ये उन लोगों को पोजेस बिल्कुल भी नहीं करता जो नॉर्मल है। ये सिर्फ उन लोगों को पोजेस करता है जिनकी अलाइनमेंट सही ना हो, यानी उनके शरीर और आत्मा के बीच की जो अलाइनमेंट होती है वो अगर सही ना हो, उस पे जो है ये जाके समा सकता है। तब तक इमरान हाशमी को पता चलता है कि माही जो है वो प्रेग्नेंट है। इस चीज को सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसको कुछ जानकारी मिलती है कि भाई ये बच्चों पे ज्यादा असर करता है। अब इसी बीच जो है उसे ये भी बताया जाता है कि अगर हमें जेंडर पता चल जाए तो हमें आसानी होगी एक्सॉर्सिज्म करने के लिए। इस बात को जानने के लिए थोड़ा समय का होना जरूरी होता है, जिसकी वजह से कहानी जो है आगे बढ़ती रहती है। जब प्रीस्ट ये सारी चीज इमरान हाशमी को बता रहे होते हैं, यानी सैम को जब बता रहे होते हैं, तभी मानव कॉल की एंट्री होती है। और जब इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने की बात होती है तब पता चलता है मानव कॉल से कि वो जो हेड प्रीस्ट है वो अब नहीं रहे। अब इन सारी चीजों का जिम्मेदारी जो है मानव कॉल उठाने वाले हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। सैम एक रात अपनी बीवी के साथ सोया होता है और माही अचानक से बिस्तर से गायब हो जाती है। जब उसका पीछा करते करते सैम आगे निकलता है तो पता चलता है कि वो उस डॉगी का गला काट चुकी होती है जो डॉगी उस पर भौंक रहा था। और उसी बीच जो है एंट्री होती है मानव कॉल की दोबारा से, जहाँ आकर के वो कुछ एक्टिविटीज को रोकते हैं, जो कि वो पहुंचने के बाद एक एक्टिविटी को रोकते हैं और वो एक्टिविटी क्या है वो सस्पेंस बना रहता है। तो चलो अब बढ़ते हैं कहानी के मेन पार्ट पे, जहाँ से जो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और इस जगह पे जो है कहानी थोड़ी उलझी हुई है जिसको सुलझाने की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी और स्पॉइलर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हो कमेंट करके कि भाई मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है। तो मानव कॉल जब मॉरिशस पहुंचता है तो वहाँ पहुंचने के बाद में एक बहुत बड़ी कहानी का खुलासा करता है कि एग्जैक्टली वो भूत है क्या और क्यों ऐसा वो कर रहा है। कहानी दिखाया जाता है कई दशक पहले की, जहाँ अब्राहम इजरा नोरा से प्यार करता है। अब्राहम इजरा जो है एक बिजनेसमैन का बेटा है जो कि ज्यूइश नहीं है, लेकिन वो ज्यूइश की सारी चीजों को अपनाता है। तो नोरा और इजरा आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इजरा ये प्लान करता है कि वो पहले बिजनेस सीख लेगा, उसके बाद से नोरा से शादी करेगा। तो इसी मिलने मिलाने के बीच में जो है अब्राहम इजरा और नोरा के बीच में इंटीमेशन हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को उस तरह से प्यार कर लेते हैं जिसकी वजह से दुनिया में बच्चे आते हैं। सो बेसिकली नोरा प्रेग्नेंट हो गई। ओके, कम टू द सीरियस पॉइंट। और इस चीज का पता जो है उसके माँ बाप को लग जाता है कि नोरा प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी एक नॉन यहूदी पर्सन से, यानी अब्राहम रजा से। अब इब्राहिम इजरा के डैड को भी पता चलता है, याकूब इजरा को पता चलता है कि उसका बेटा जो है किसी लड़की से प्यार करता है जो कि अपने कास्ट से नहीं है, अपने रिलीजन से नहीं है। वो उसे बहुत डांट डपट करता है और घर पे हमेशा के लिए बंद कर देता है कि और वो कभी भी आइलैंड नहीं जाएगा। इधर नोरा इंतजार करती रहती है और उसको मिलता है आखिरी चिट्ठी अब्राहम इजरा की तरफ से कि अब इजरा उससे कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकता है, उसे माफ कर दे और वो हमेशा के लिए भूल जाए उसे। इस चीज को वो झेल नहीं पाती और जाके सुसाइड कर लेती है। इस बात की भनक उसके माँ बाप को लग जाती है कि उसकी बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया था और किसके कारण जो उसकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब ये बात जो है पूरे आइलैंड में फैल जाती है और आइलैंड वाले इंतजार कर रहे होते हैं अब्राहम इजरा की। और एक रात आइलैंड के लोग मिल करके इजरा को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। डॉक्टर के पास जब याकूब इजरा उसे ले जाता है तो पता चलता है कि वो अब लाइफ टाइम कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता। इस बात को इजरा का जो बाप होता है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो फिर एक प्लान करता है कि वो अपने बेटे के आत्मा को जो है एक बॉक्स में, वाइन बॉक्स में कैद कर देगा और उसके साथ में एक श्राप जोड़ देगा। श्राप ये रहता है कि जब इस आइलैंड का आखिरी यहूदी बचा होगा तो उस दिन बॉक्स में से ये
आत्मा निकलेगी और उस इंसान के अंदर जा बसेगी जो इस आइलैंड को बहुत ही आसानी से तबाह और बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ चलो क्यों और क्या हो रहा है। अब यहाँ से मैंने भी यही सोचा था और आप भी यही सोचोगे कि आगे चल करके जो है एक्सॉर्सिज्म का जो प्रोसेस होता है वो किया जाएगा उस लड़की के साथ में, यानी माही के साथ में। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एक्सॉर्सिज्म से पहले वाली रात की कहानी दिखाई जाती है कि इमरान हाशमी जो है अपने न्यूक्लियर हब में पहुंचा है कुछ करने के लिए और वहां पे जो है उसे बेहोश कर दिया जाता है। वापस वो अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। ये चीज देखने के बाद मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा होगा कि ये क्यों हुआ है। ये एग्जैक्टली इसलिए होता है क्योंकि असली में अब्राहम इजरा का जो आत्मा है माही में नहीं, वो इमरान हाशमी में जा बसा है। अब आप कहोगे कि पूरे फिल्म के अंदर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ माही की तरफ से था, लेकिन जिस रात वो डॉगी का गला काट के रास्ते में घूम रही होती है और इमरान हाशमी उसका पीछा कर रहा होता है, वो एक तरह का ट्रैप होता है क्योंकि अब्राहम इजरा को पता चल चुका होता है कि उसे असली फायदा किस में जाके बसने में है और वो समझ जाता है कि उसका असली टारगेट कौन होना चाहिए। और उसी रात जो है वो माही से निकल करके इमरान हाशमी में चला जाता है और उस दिन जो प्रिस्ट यानी मानव कॉल जो देखता है वो उसी रात समझ चुका होता है एग्जैक्टली किसके अंदर जाके भूत बस चुका है। और इस चीज को वो क्लियर ना करते हुए वो सारे प्रोसेस को आगे ले जाता है ताकि इमरान हाशमी यानी सैम को मैनिपुलेट कर पाए, यानी अब्राहम इजरा को मैनिपुलेट कर पाए। अब आपका सवाल होगा कि उसने इमरान हाशमी को क्यों चुना। इमरान हाशमी उसी आइलैंड के, मॉरिशस के उसी आइलैंड के न्यूक्लियर हब में काम कर रहा होता है। अब वो अपने कुछ ही उंगलियों का इस्तेमाल करके पूरे आइलैंड को रेडिएशन एक्सप्लोजन से मार सकता है, जिसके वजह से उसे टारगेट किया गया था और इमरान हाशमी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब आपका तीसरा सवाल आएगा कि वहाँ पे प्रिस्ट ने कहा था कि ये उन्हीं लोगों को पॉसेस कर सकता है जिसका शरीर और आत्मा का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ हो। तो इस चीज का इंसिडेंट क्लियर किया जाता है उस फादर से जो कि इमरान हाशमी को बचपन से जानते हैं। उनका कहना रहता है कि सैम जब 7 साल का था तो उसी वक्त में जो है उसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट हो गया था और उनका देहांत हो गया, जिसके बाद से सैम को जो है बहुत ही ज्यादा मेंटली इलनेस का सामना करना पड़ा था, बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्ट्रेस रहता था और इस चीज को जो है बहुत मुश्किल से उसकी लाइफ से हटाया गया था। लेकिन सैम के लाइफ में दोबारा से मेंटली डिस्ट्रेस का एंट्री तब होता है जब सैम अपनी बीवी को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जूझते हुए देखता है और दोबारा से सैम के अंदर में मेंटली इलनेस शुरू हो जाती है और जिसके कारण उसका आत्मा और शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और आत्मा इजीली जो है उसे पॉसेस कर जाता है। सो दैट वाज द एंडिंग एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक, आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ में आया या नहीं। कुछ अगर मैंने मिस कर दिया है तो आप सवाल पूछ सकते हो, हमेशा जितने भी व्यूअर्स है उनके जैसे कमेंट सेक्शन पे जाकर के पूछ सकते हो, या फिर ज्यादातर लोग आकर के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ के परेशान करते हैं, तो आप भी कर सकते हो क्योंकि ऐसा परेशान होना मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।